डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी कुशल पूर्वक करता हूं कि आप भविष्य में हमेशा कुशल पूर्वक रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज जो चैप्टर आपका चल रहा है वो फेडरलिज्म चल रहा है। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है? तो फेडरलिज्म होता है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इसके अंदर एक सरकार का एक प्रणाली होती है जिसके अंदर पावर का डिवाइड किया जाता है, और पावर का जो बंटवारा सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर किया जाता है वो फेडरेशन कहलाता है। तो दो तरह के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, उसी से रिलेटेड चीजें हम आपको इसके अंदर आपको आज बताएंगे। तो इसके लिए हम आपके दो फेडरलिज्म है, दो फेडरेशन है, उन दोनों का डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो जो पहला देश है वो यूएसए के बारे में, उसके फेडरेशन के बारे में, और एक हम इंडिया के बारे में। दोनों ही फेडरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंट है। जैसा कि आपको पता है यूएसए के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और इंडिया के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो कमिंग टुगेदर सबसे पहले फेडरेशन की बात कर लेते हैं कि जो फेडरेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है? अमेरिका से हुई थी, यूएसए से हुई थी। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट हैज इट्स ओरिजिन इन द यूएसए। फेडरल गवर्नमेंट की उत्पत्ति कहां से हुई है? यूएसए से। इन इंडिया फेडरेशन वाज अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन भारत के अंदर फेडरेशन को कब अपनाया? आजादी के बाद। जब भारत को आजादी मिली तब उसने अपने फेडरेशन को अपनाया था। अब इन दोनों के फेडरेशन में डिफरेंट क्या होता है? तो सबसे पहला जो डिफरेंट है दोनों ही फेडरेशन के अंदर, आपको पता है यूएसए के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और इंडिया के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है? द यूएसए सेंटर इज क्रिएशन ऑफ स्टेट। जो सेंटर बनता है वो स्टेट के सहयोग से बनता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है? स्मॉल कंट्रीज कम टुगेदर, वो साथ साथ आते हैं, स्टेट साथ साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बना देते हैं। तो यहाँ पर स्टेट मिलकर सेंटर को पावरफुल बनाते हैं, जबकि वेयर एज इन इंडिया स्टेट आर क्रिएशन ऑफ सेंटर। जबकि इंडिया के अंदर जो स्टेट का जो क्रिएशन हुआ है वो सेंटर के द्वारा हुआ है। यहाँ पर ज्यादा पावरफुल सेंटर होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज यूज्ड। देखो इंडिया अमेरिका के अंदर जो फेडरेशन जो शब्द है उसका यूज, उसके संविधान के अंदर फेडरेशन का यूज हुआ है। लेकिन वेयर एज इन इंडिया आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया के अंदर आर्टिकल फर्स्ट के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट का वर्णन किया गया है। यहाँ फेडरेशन शब्द का कोई भी यूज नहीं किया गया है। अमेरिकन जो फेडरेशन है उसके अंदर स्टेट मोर पावरफुल होते हैं, जबकि इंडिया के फेडरेशन के अंदर सेंटर मोर पावरफुल होता है। रेजुडेटरी सब्जेक्ट जो भी होते हैं इन कमिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर, रेजुडेटरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट्स को दिए जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर रेजुडेटरी सब्जेक्ट जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इस तरह से जो डिफरेंस है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर स्मॉल स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर यूनिट। यहाँ छोटे छोटे जो स्टेट है वो मिलकर एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इसके अंदर एक बहुत बड़ा देश होता है जो अपनी पावर का डिवाइड कर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के अंदर। तो इंडिया के अंदर कौन सा फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब देखिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कभी भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। इंडिया के आर्टिकल फर्स्ट में ही कहा गया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी तरह से जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसके अंदर स्टेट्स मोर पावरफुल होते हैं देन सेंटर, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सेंटर्स आर मोर पावरफुल देन स्टेट्स। तो इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंट ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। इसके अलावा फेडरेशन के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कल मैंने एक फीचर्स बताई थी फेडरलिज्म की, कि
सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म की एक फीचर है। फेडरलिज्म जहां भी फेडरेशन होगा वहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, उनकी पावर में डिफरेंट होता है, उनकी पावर का बंटवारा होता है। तो आज हम इसको अगला टॉपिक के अंदर आपको ले रहे हैं, इसके अंदर कि इंडिया के अंदर जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर जहां फेडरेशन होता है वहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत आपस में पावर का बंटवारा होता है। ये फेडरलिज्म की मुख्य विशेषता होती है। तो अब आपको इसमें बता रहे हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर पावर का बंटवारा किस तरह से हुआ। तो इंडिया के अंदर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट बिटवीन थ्री फोल्ड लिस्ट। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, और एक होती है आपकी रेजिडुअरी पावर्स। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होगी हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब यूनियन लिस्ट में क्या है? यूनियन लिस्ट इंक्लूड 97 सब्जेक्ट विद हैव नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट है। आपको बता देते हैं 97 जो सब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं 97 सब्जेक्ट, और इस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 97 सब्जेक्ट है, उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। इसमें 97 सब्जेक्ट है। ये 97 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसमें से सारे के सारे तो मैं इस समय नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस पर केवल यूनियन, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट कह ले या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह ले, वो सारे के सारे अपने नियम कानून बनाती है। जैसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस को क्यों दिया जाता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए ये सारे जो सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, चाहे वो रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, करेंसी है, डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरे देश में एक जैसी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। इसलिए इन सब्जेक्ट को हमने यूनियन लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन यूनियन लिस्ट के अंदर ये 97 सब्जेक्ट दिए हैं, और इन 97 सब्जेक्ट के ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। दूसरी जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट लिस्ट में कितने? 66 सब्जेक्ट। तो स्टेट लिस्ट इंक्लूड 66 सब्जेक्ट्स। ऑन दिस सब्जेक्ट्स ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट जो हम आपको बता रहे हैं 66 सब्जेक्ट है, उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। लेकिन कुछ पाबंदी है। यदि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाती है, कल भी मैंने आपको बताया इमरजेंसी के समय एनक्रोचमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, उसका एनक्रोचमेंट किया जाता है, और सारी पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट किसके अंडर में चले जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी के समय स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। लेकिन यदि इमरजेंसी नहीं है, सामान्य हालात है, नॉर्मल यदि सिचुएशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट पर अपना कानून बना सकती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पब्लिक वर्क, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है। तीसरी जो पावर है, तीसरी जो लिस्ट है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स है। इन 47 सब्जेक्ट पर देखियो, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपना कानून बना सकती है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट का हम आपको बता रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। लेकिन इफ कंट्रोवर्सी होती है ऑन दिस मैटर्स, यदि किसी भी कानून पर यदि कोई डिस्प्यूट्स पैदा हो जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द law which made by the central government can privilege,
इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यदि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई विवाद हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है वो लागू होगा। इसी तरह से एक लिस्ट है हमारी रेजिडरी पावर्स। अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो छूट गए हो, या आजादी के बाद कोई नया सब्जेक्ट आ गया हो, जैसे साइबर है, ये एक नया सब्जेक्ट आया है। अब इस पर कौन सी गवर्नमेंट अपना कानून बनाए, इसलिए रेजिडरी जो पावर्स है इस पर, रेजिडरी जो लिस्ट है इसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। तो इस तरह से फेडरलिज्म जहां भी होगा वहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवाइड होती है पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। इस तरह से फेडरलिज्म के अंदर जहां फेडरेशन गवर्नमेंट होती है, इस तरह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आपको देंगे कि यूएसए जो फेडरेशन है और इंडियन फेडरेशन में क्या डिफरेंट है, और जहां फेडरेशन गवर्नमेंट होती है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट होती है, वहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का बंटवारा किस तरह से होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम देंगे और आप सभी को इसको अपनी फेयर नोटबुक में उसको करना है। थैंक यू।